हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 52। आज अपना 260 टॉपिक्स हो जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। देखो, ये जो सारे अपन टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। आप देखना है इन टॉपिक्स में से आपको 25% ऑफ द पेपर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ी उस हिसाब से रहे हैं जहाँ जहाँ से सवाल आने की पूरी चांसेस हैं। उन टॉपिक्स को अपन डीप में कवर कर रहे हैं जिससे अपन सबका यूपीएससी प्रीलिम्स आराम से निकल सके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे। किसी के कुछ नंबर कम हो रहे हैं, कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ा, कहीं छूट गए कुछ टॉपिक्स, किसी का कुछ पॉलिटी स्ट्रांग है, ज्योग्राफी वीक है, तो अपने को उन सब चीज़ों पे नहीं जाना। करंट अफेयर्स अपने को पूरी तरह से स्ट्रांग रखने हैं हर वे में, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार आप भी अच्छे से रिवाइज करते चलिए, अपनी ये सीरीज रिलीजियसली फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए। देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज का पहला टॉपिक है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अब बंद हो गई है। यही तो, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं। देखो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी ना यूएस और रशिया के बीच में ट्रीटी थी, इंडिया इसमें पार्टी नहीं था। ये सिर्फ इन दोनों देशों की ट्रीटी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और रशिया की। ये 2010 में साइन करी गई थी, कोल्ड वॉर को देखते हुए कि कोल्ड वॉर बढ़ रही है। कोल्ड वॉर कब से चल रही है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही चल रही है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या होता है कि आर्म्स रेस हो रही है, न्यूक्लियर रेस हो रही है कि कौन ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लेगा, कौन ज्यादा एटॉमिक हथियार रख लेगा। ठीक है, तो 2010 में यूएस और रशिया मिले थे, ओबामा और पुतिन मिले थे, और उन्होंने सोचा था कि हम एक ट्रीटी बना लेते हैं कि हम कंट्रोल रखेंगे न्यूक्लियर आर्म्स रेस पे। ठीक है, तो इसी को देखते इन्होंने बनाई थी कि स्ट्रेटेजी बन स्टेबिलिटी बनी रहे इलाकों में, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की रेस की तरफ नहीं जाएं। तो 2010 में ट्रीटी बनी थी 10 साल के लिए। 2021 में इसे और एक्सपेंड कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए, और 2026 की फरवरी में आके ये हो गई है बंद ये ट्रीटी। ठीक है, एक्सपायर हो गई है अपने आप। और अभी इसके रिन्यूएबल के बारे में कोई बात नहीं चल रही है, तो फेब्रवरी में ही एक्सपायर हुई है, और फेब्रवरी के एंड में ही लड़ाई शुरू हो गई। और यही टाइम है जब यूपीएससी पेपर फाइनलाइज करता है, फेब्रवरी वाला। तो सवाल बनने के काफी चांसेस हैं। ठीक है, और ट्रम्प की कुछ हरकतें भी ऐसी लग रही हैं, नेचर, या मतलब आप कह सकते हो कि ट्रम्प की पॉलिसीज भी कुछ ऐसी है कि वापस ही साइन नहीं करेंगे ट्रीटी, तो ये और जरूरी है। देखो, न्यूक्लियर वॉरहेड की जो रेस होती है ना, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक देश थोड़ा और आगे बढ़ता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की काउंटिंग में, तो दूसरा देश और बढ़ जाता है। तो इसकी देखा देखी पूरी दुनिया बढ़ जाती है। पूरी दुनिया का पैसा न्यूक्लियर वॉरहेड्स में रह जाएगा तो विकास कैसे होगा? ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी रशिया और यूएस की है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। न्यू स्टार्ट, स्टार्ट का भी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। नाम ही पढ़ लो आप, इसका समझ जाओगे, प्रीलिम्स में सवाल आएगा। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी का। was the last major nuclear arms control agreement between the United States and Russia aimed at maintaining strategic stability। ये लास्ट मेजर ही रहा है, एक ट्रीटी रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और रशिया की, कि हम आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है ये। द ट्रीटी वाज साइंड इन 2010 by US and Russia, continuing once Cold War era efforts to limit nuclear arsenals. Originally valid for 10 years, it was extended once in 2021 and expired in February 2026 without further renewable। देखो, अभी एक्सपायर हो गई है। एक बार तो ये रिन्यू हो गई थी, पर ये एक्सपायर हो गई है। तो ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं, क्या कभी एक्सटेंड करी गई है न्यू स्टार्ट ट्रीटी? हाँ, एक बार एक्सटेंड करी गई है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज एक्सटेंडेड ओनली वंस, तो आपको लगेगा ऐसे कुछ है, तो सही है आंसर। ठीक है, the expiration of the treaty has prompted the US to call for a new expanded nuclear arms control agreement, raising fears of renewed global nuclear competition। देखो, यही डर है सबको कि यूएस अगर साइन नहीं करेगा, एक्सटेंड नहीं करेंगे यूएस और रशिया, तो पूरी दुनिया में ही न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ जाएगा। सारा पैसा ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में चला जाएगा, तो विकास कैसे होगा? की प्रोविजंस क्या हैं इस ट्रीटी के? कैप्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, प्रोवाइडेड फॉर म्यूचुअल इंस्पेक्शंस, लिमिटेड डिप्लॉयड डिलीवरी सिस्टम्स की लिमिटेशंस होए, एक दूसरे की जगह इंस्पेक्शन कर सके कि आपने 100 वॉरहेड बोला था, आपके पास 100 ही हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे इंस्पेक्शन कर सके। और मतलब कैप्ड हो जाए कि एक देश इतना ही रख सकता है, ज्यादा नहीं रख सकते अपन लोग, तो उस हिसाब से ऐसा है। क्या याद रखना है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुई थी, कब हुई थी, कितनी बार एक्सटेंड हुई है, और अब एंड हो गई है।
और क्या पॉसिबल खतरा हो सकता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के ना होने से। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी का फुल फॉर्म है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और किस लिए है ये, एम क्या है इस ट्रीटी का, ये याद रखना है। देखो ये ओबामा और पुतिन ने करी थी 2010 में, यूएस और रशिया के बीच में हुई है। एक बार जल्दी से मेंस के लिए देख लेते हैं पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायरी। प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं पूछेंगे, मेंस में तो आपको कुछ भी लिखने को दिया जा सकता है, पूरा आंसर लिखने को दिया जा सकता है इस पे 15 नंबर का। तो एक बार रीड कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ लीगल लिमिट्स में ट्रिगर एन अनकंस्ट्रेन्ड न्यूक्लियर आर्म्स रेस अमंग मेजर पावर, reduce transparency and inspections, increase strategic uncertainty and miscalculated global nuclear stability may weaken, undermining decades of arms control and disarmament efforts. The collapse of New START may marks a critical juncture in nuclear governance, highlighting the urgent need for inclusive and credible arms control mechanism in a multipolar world. देखो यही है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो रही है, तो इससे इन दोनों देशों में आर्म्स रेस बढ़ जाएगी। ये कोई लिमिट नहीं रहेगी कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकते हैं, न्यूक्लियर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, म्यूचुअल जो सपोर्ट होना चाहिए देशों में वो कम हो रहा है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जो आर्म्स रेस रुकी हुई थी, डिसआर्मामेंट एफर्ट्स थे, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया आर्म्स रेस में फंस जाएगी, तो ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। चंबल रिवर। चंबल रिवर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, डाकू आते होंगे। ठीक है, चंबल के डाकू बहुत फेमस हैं। पर आज अपन डाकुओं के बारे में नहीं, चंबल रिवर के बारे में सुन पढ़ रहे हैं। देखो चंबल रिवर ना एक बहुत ही साफ नदी है, क्योंकि जहाँ ये यमुना जी के पास आके मिलती है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये नेशनल चंबल सेंचुरी बनाती है। वहां पे घड़ियाल मगरमच्छ के साथ साथ सुसु डॉल्फिन भी मिलती है, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। ये डॉल्फिन वहीं रहना पसंद करती है जहाँ पानी बहुत साफ होता है। इसलिए ये इंडिकेट होता है कि चंबल रिवर बहुत ही प्योर है, साफ पानी है चंबल रिवर में। ठीक है, चंबल रिवर निकलती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ये आती है राजस्थान में, फिर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए जाती है ट्राई जंक्शन पे। वो ट्राई जंक्शन है यूपी का, एमपी का और राजस्थान का। वहां पर ये नेशनल चंबल सेंचुरी बनाती है, फिर ये यूपी में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ चंबल में भी बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, जैसे राजस्थान की बनास रिवर है, जो राजस्थान में बहुत ज्यादा पानी प्रोवाइड करती है, बनास रिवर, वो भी चंबल में आके मिलती है। काली सिंध रिवर, मेज रिवर, ये सब भी चंबल में आके मिलती हैं। इसके साथ साथ उज्जैन में, जहाँ पे कुंभ लगता है ना महाकालेश्वर में उज्जैन में, वहां पे जो शिप्रा नदी है, शिप्रा रिवर, जो बहुत होली रिवर माना गया है, वो भी चंबल में आकर मिलती है। ठीक है, तो चंबल रिवर बहुत जरूरी है, न्यूज में भी है, क्योंकि कुंभ होता है उज्जैन में भी, कुछ टाइम बाद कुंभ है, शिप्रा नदी आके मिलती है। फिर चंबल की जो सेंचुरी है उसके बारे में भी न्यूज में रहती है, घड़ियाल वड़ियाल रहते हैं। ठीक है, तो देख लो चंबल कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। काफी सारे वाटर बॉडीज भी हैं इसके ऊपर, बड़ी बड़ी बना रखी, डैम बना रखे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज। ठीक है, तो चंबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जो विंध्या रेंज से निकलती है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। चंबल रिवर, it is a perennial river which originates from Janapav Hills, situated south of Mau town near Indore, along the southern slopes of the Vindhya Mountains in Madhya Pradesh. देखो ये पेरिनियल रिवर है, सदाबहार रिवर है। जनरली क्या होता है, जो नॉन हिमालयन रिवर्स होती है ना, वो पेरिनियल नहीं रहती, वो सदाबहार नहीं रहती, पर चंबल रहती है, इसलिए एक मेजर रिवर है। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है जानापाव हिल्स से, जो मऊ डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। जानापाव हिल्स विंध्या रेंज में ही आते हैं, ये याद रखना है। कोर्स ऑफ रिवर, फ्रॉम इट्स सोर्स इट फ्लोज इन अ नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है ये, थ्रू मध्य प्रदेश, देन passes थ्रू राजस्थान फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच। It subsequently forms parts of boundary between Rajasthan and Madhya Pradesh before turning south eastwards and eventually joining the Yamuna River in Uttar Pradesh. It ends at a confluence of 5 rivers, including the Chambal, Kwari, Sindh, Pahuj, Yamuna at the Panchnada confluence near Bare in UP. देखो जहाँ ये यमुना जी से जाके मिलती है ना, यमुना रिवर से जाके मिलती है, वहां पे इसके 5 नदियों का संगम होता है, चंबल का, क्वारी का, सिंध का, पहुंच का, यमुना का। अब देखो यहाँ पे सिंध लिखा है ना, सिंध नाम से 2 नदियां हैं, एक सिंध है, एक काली सिंध है। सिंध रिवर डायरेक्ट यमुना जी, यमुना में जाके मिलती है।
काली सिंध रिवर चंबल में मिलती है। ये भी कंफ्यूजन है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चंबल रिवर में काली सिंध रिवर मिलती है, सिंध रिवर यमुना में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, फिर ये पांचों नदियां यमुना जी में ही मिलके चली जाती हैं। चंबल, क्वारी, सिंध, पहुज, यमुना, इन नदियों का याद भी रखना है, जो 5 रिवर कॉन्फ्लुएंस होता है। ये जो है ना, इट इज बाउंडेड बाय द विंध्या रेंज वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ एंड द अरावली रेंज नॉर्थ। देखो चंबल ना काफी पहाड़ों के बीच में से ही चलती है। इसके वेस्ट, ईस्ट और साउथ में तो विंध्या रेंज चलती है, और इसके नॉर्थ में अरावली रेंज चलती है। चंबल की लेंथ है 1024 किलोमीटर। ठीक है, चंबल भारत की टॉप 5 लंबी नदियों में नहीं आती, ये भी एक बात याद रखनी है। चंबल की लेंथ है 1024 किलोमीटर। ठीक है, ये स्लाइड से क्या क्या याद रखना है। चंबल का ओरिजिन कहाँ से होता है? चंबल जानापाव हिल्स मऊ डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है, विंध्या रेंज से निकलती है। जानापाव हिल्स विंध्या रेंज में है, ये एक पेरिनियल रिवर है। ये 3 स्टेट्स में जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहाँ ये, और ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये पहाड़ों के बीच में ही चलती है। इसके 3 डायरेक्शन में तो विंध्या रेंज है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और नॉर्थ में अरावली रेंज है। ये 1024 किलोमीटर लंबी है। सवाल आ जाएगा, क्या चंबल 1000 किलोमीटर से लंबी है या नहीं है? जी हाँ, 1000 किलोमीटर से लंबी है चंबल। और चंबल रिवराइंस बनाती है, ये भी एक फैक्ट है। रिवराइंस मतलब बीहड़, मिट्टी के टीले होते हैं अजीब अजीब से, उन्हें बीहड़ कहते हैं, उसे इंग्लिश में रिवराइंस कहते हैं। 3 स्टेट्स कवर होते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब बात आती है चंबल की ट्रिब्यूटरीज की। पहले अपन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे। बनास और मेज इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये राजस्थान से आती हैं और चंबल नदी में मिल जाती हैं। फिर एमपी की 3 नदियां हैं जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, ये तीनों नदी एमपी से निकलती हैं। बनास और मेज राजस्थान से निकलती है। चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बनास और मेज। चंबल की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पार्वती, कालीसिंध और शिप्रा। ठीक है, याद रखनी है, ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है। द चंबल मैंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन द मालवा रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एमपी। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बनास ड्रेन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में भी बनास ड्रेन करती है। जयपुर में भी बनास का ही पानी आता है। जयपुर में पानी आता है बीसलपुर डैम से। बीसलपुर डैम है बनास नदी पे, तो पूरा जयपुर बनास नदी का ही पानी पी रहा है। It is a right bank tributary of Yamuna River, meeting it in Jalaun district of यूपी। चंबल यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है। आप मैप देखोगे आपको पता चल जाएगा राइट बैंक है लेफ्ट बैंक है। ठीक है, नदी जिस डायरेक्शन में जारी होती है ना, उसको उसका नॉर्थ मानते हैं, उसके ईस्ट को राइट बोलते हैं, उसके वेस्ट को लेफ्ट बोलते हैं, ऐसे याद रख लेना। डैम कौन कौन से हैं चंबल रिवर पे? गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, कोटा बैराज, कोतवाल डैम, पगारा डैम, पिलौआ डैम। ठीक है, ये सारे डैम है चंबल रिवर पे, याद रखने हैं। द चंबल नेशनल सेंचुरी एक्सटेंड्स अलोंग अ 425 stretch of the चंबल रिवर, which is India's first and only tri-state protected riverine sanctuary। देखो इंडिया में जो ये है ना नेशनल चंबल सेंचुरी, ये एक ऐसी इकलौती सेंचुरी है जो 3 स्टेट्स में पड़ती है। कौन है वो 3 स्टेट्स? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे घड़ियाल बहुत फेमस है, सुसु डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन फेमस है, मगरमच्छ फेमस है, घड़ियाल और डॉल्फिन फेमस है यहाँ पे। ठीक है, और इसका एंशियंट नेम देखो, अपने काफी वेदों में भी मेंशन्ड है, काफी महाभारत में भी मेंशन्ड है। एंशियंट नेम है इसका चरमन्नवती। चरमन्यवती, हिस्ट्री का सवाल आ जाएगा एंशियंट नेम क्या है। ठीक है, इसको कुछ द्रौपदी का श्राप मिला हुआ था, इसलिए इसकी पूजा नहीं होती। चंबल सोचो, देखो ऐसे रीजन से बहती है जहाँ पे पानी की किल्लत है, तब भी इसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि महाभारत में कुछ द्रौपदी का श्राप मिला था चरमन्नवती को। चरमन्नवती को ही आजकल चंबल कहते हैं। ये राजस्थान में एक छोटा सा 25 मीटर का वाटरफॉल भी बनाती है, जिसे चूलिया वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? चूलिया वाटरफॉल चंबल रिवर पे है। क्या क्या याद रखना है चंबल रिवर से? चंबल रिवर कौन से 3 स्टेट्स में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहती है। चंबल रिवर का ओरिजिन क्या है? मऊ डिस्ट्रिक्ट में जानापाव हिल्स हैं, विंध्याचल रेंज में। तो विंध्याचल रेंज से निकलती है, कंफ्यूज कर देंगे अरावली रेंज से निकलती है क्या? ये निकलती है जानापाव हिल्स, जो विंध्याचल रेंज का ही पार्ट है, मऊ में, वहां से निकलती है। फिर ये ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है? यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चंबल यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बात याद रखनी है। और एक सिंध रिवर है और एक काली सिंध रिवर है। 2 रिवर है, एक सिंध रिवर है, एक काली सिंध रिवर है। काली सिंध रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, सिंध रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये बात आपको रखनी है याद। ठीक है, और दो चंबल रिवर है, ये रिवराइंस बनाती है, जो सबको पता ही है। चंबल रिवर पे डैम कौन कौन से हैं? गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे,
राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर पे, कोटा बैराज चंबल रिवर पे, कोटा सिटी भी चंबल रिवर पर ही है, कोतवाल डैम, पगरा डैम, पिलोवा डैम, ये सब चंबल रिवर पे है। चंबल का एंशियंट नेम याद रखना है, हिस्ट्री में से आ जाएगा सवाल। चरमन्नवती या चरमन्यवती है चंबल का एंशियंट नेम। वाटरफॉल भी है एक चंबल पे, चूलिया वाटरफॉल। सवाल आ सकता है, वाटरफॉल्स में सवाल आते हैं, चंबल रिवर पे चूलिया वाटरफॉल है। चंबल रिवर एक चंबल नेशनल सेंचुरी बनाती है, ट्राई स्टेट है ये रिवराइन सेंचुरी है। यहाँ पे घड़ियाल और क्या फेमस है, घड़ियाल के साथ साथ सुसु डॉल्फिन फेमस है। कौन है वो 3 स्टेट जहाँ ये प्रोटेक्टेड रिवराइन सेंचुरी है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चंबल के बारे में बहुत कुछ देख लिया अपन ने। एक बार मैप भी देख लेते हैं चंबल रिवर का। ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से निकलती है? इंदौर के पास एक मऊ डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, जो विंध्याचल रेंज का हिस्सा है। देख लो, ये मैप देख लो अच्छे से चंबल रिवर का। मैपिंग में कंफ्यूज नहीं होना। काली सिंध रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बनास इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, पार्वती इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, चंबल खुद यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना एक एक डिटेल। देखो, ये है राइसिन। राइसिन एक टाइप का पॉइजन होता है। ये प्रोटीन बेस्ड पॉइजन होता है, जो कैस्टर ऑयल प्लांट के बीन्स में से निकलता है। किससे निकलता है? कैस्टर प्लांट के बीन्स में से निकलता है एक प्रोटीन बेस्ड पॉइजन, जिसे राइसिन कहते हैं। ये बड़ा ही डेंजरस होता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। देखो, केमिकल बेस्ड पॉइजन होते हैं, एक नेचुरल बेस्ड पॉइजन होते हैं। ये नेचर में ही मिलता है। नेचर में मिलने वाले पॉइजन में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस है, क्योंकि ये प्रोटीन बेस्ड पॉइजन है। ठीक है। जो एक कैस्टर प्लांट होता है ना, जिससे ऑयल भी निकालते हैं, कैस्टर ऑयल निकालते हैं, तो कैस्टर ऑयल वाले प्लांट का जो बीन्स होते हैं ना, उसमें से निकलता है ये जहर राइसिन। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये सारे ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है। इसकी कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, तो ये जहर बहुत ज्यादा डेंजरस जहर जहर माना जाता है। ठीक है। इस जहर के एक्सपोजर के सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको वीकनेस आ रही है, फीवर हो गया, लंग डैमेज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, सीजर्स आने लग गए, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Ricin is a highly toxic protein-based poison is extracted from the seeds of castor plant। देखो, सीधा सवाल आ जाएगा कि राइसिन कौन से प्लांट से आता है? ठीक है, कैस्टर प्लांट से आता है। Ricin is highly potent toxin found naturally in castor beans। It is extremely dangerous because it prevents cell from making the proteins they need, leading to cell death। देखो, राइसिन से अगर आप एक्सपोजर हो जाओगे ना, तो आपके जो बॉडी में सेल्स हैं, वो नेसेसरी प्रोटीन्स बनाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक प्रोटीन बेस्ड पॉइजन है। तो आपके जो सेल्स हैं, वो नेसेसरी प्रोटीन बनाना बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ हो जाएगी तो आपके मतलब बहुत बुरी हालत हो जाएगी, सारे ऑर्गन से डैमेज हो जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। इवन वेरी स्मॉल अमाउंट्स कैन बी फेटल इफ इनहेल्ड, इंजेस्टेड और इंजेक्टेड। देखो, ये जो पॉइजन है, ये हर टाइप से नुकसानदायक है। आप इसे इनहेल करेंगे, खा लेंगे, या आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो तीनों वे में आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है ये। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन सपोर्टिव केयर विच इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। देखो, एक ही इलाज है कि मिनिमाइज करा जाए इसका इफेक्ट। जैसे कहीं आपने खा लिया तो उल्टी करवाई जाए आपसे, जिससे आपको कम नुकसान होए। कहीं हाथ वाथ में इंजेक्ट हो गया तो हाथ वाथ काटे जाते हैं ना पॉइजन में, तो वही सब है इसके इलाज। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है? एक तो राइसिन याद रखना है। राइसिन क्या है? राइसिन एक प्रोटीन बेस्ड पॉइजन है। ठीक है। ये कैस्टर प्लांट्स के बीन्स में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कैस्टर प्लांट के बीन्स में से निकलता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये सेल डेथ को लीड करता है, ये डैमेज कर देता है आपके ऑर्गन्स को, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। ये मोस्ट पॉइजनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में से आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो देख लेना इसके सिम्टम्स वगैरह क्या हैं। इसके सिम्टम्स क्या है अगर एक्सपोजर हो जाएगा आपसे? पहले ही फोटोज देखो। ये जो प्लांट है ना, ऐसा दिखता है कैस्टर का प्लांट। ठीक है। कैस्टर प्लांट के ऐसे बीज दिखते हैं, उससे कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। तो कैस्टर ऑयल तो यूज करते हैं लोग अलग अलग पर्पसेस के लिए, पर कैस्टर ऑयल के जो बीन्स होते हैं, उसमें से एक बहुत पॉइजनस टॉक्सिक प्रोटीन बेस्ड जहर निकलता है। ठीक है। एक बार सिम्टम्स देख लेते हैं। Symptoms typically appear within a few hours and depend on how person was exposed।
कि मतलब कुछ समय में आपको सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, आप ज्यादा एक्सपोजर होंगे तो जल्दी दिख जाएंगे। इनहेलेशन, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी आपको, फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, चेस्ट टाइट हो जाएगी आपकी, टाइटनेस हो जाएगी। इंजेक्शन हो जाएगा तो सीवियर वॉमिटिंग हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, विच में बिकम ब्लडी। दिस कैन लीड टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड ऑर्गन फेलियर। स्किन या आई के कांटेक्ट में आएगा तो रेडनेस हो जाएगी, पेन हो जाएगी। तो भैया कैस्टर प्लांट से बच के ही रहना, राइसिन ना लग जाए आपको, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं। आपको राइसिन के बारे में याद रखना है कि राइसिन क्या है, कौन से प्लांट से निकलता है, इसकी कोई वैक्सीन ट्रीटमेंट है या नहीं है, फिर किस किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। पिटॉन डे ला फर्नेस, ये क्या है? ये नाम से कुछ फ्रेंच सा लग रहा है ना, तो मतलब ये फ्रेंच टेरिटरी में ही फॉल करता है, ठीक है, फ्रांस की टेरिटरी में ही फॉल करता है। इसका नाम है पिटॉन डे ला फर्नेस, यानी फर्नेस, फर्नेस से जैसा कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, तो यानी ये वहां पे बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है जैसा वॉल्केनो में होता है। तो पिटॉन डे ला फर्नेस एक वॉल्केनो है फ्रांस की टेरिटरी में। फ्रांस की कौन सी टेरिटरी में है? फ्रांस की जो टेरिटरी है इंडियन ओशन में, फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरी है इंडियन ओशन में, मेडागास्कर के ईस्ट में, यानी रियूनियन आइलैंड में। ये रियूनियन आइलैंड में एक वॉल्केनो है जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। ये रेगुलर इंटरवल्स में फटता रहता है। इसमें से बेसाल्टिक लावा फ्लो होता है क्योंकि ये शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। ये कुछ हॉटस्पॉट में आता है अफ्रीकन प्लेट के, ठीक है, आपको ये सब याद रखना है इसमें। इसका जो मेन समिट क्रेटर है ना, वो है डोलोमियो क्रेटर, लोकेटेड विद इन द लार्ज एनक्लोज फॉर कैल्डेरा, ठीक है। इसके क्रेटर का नाम भी याद रखना है, इसके कैल्डेरा का नाम भी याद रखना है। देखो क्रेटर कैल्डेरा क्या होते हैं, वॉल्केनो के माउथ को क्रेटर कैल्डेरा कहा जाता है, छोटे को क्रेटर कहा जाता है, बड़े को कैल्डेरा कहा जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, क्रेटर लेक्स भी ऐसे ही बनती हैं। इट इज पार्ट ऑफ पिटॉन, सर्कीस एंड ड्रीम पार्ट्स ऑफ रियूनियन आइलैंड, ठीक है, जो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, पिटॉन, सर्क्यूस एंड ड्रीम पार्ट्स ऑफ रियूनियन आइलैंड। देखो, आपको सिर्फ फोकस रखना है रियूनियन आइलैंड पे, फालतू के फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन पे अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना। रियूनियन आइलैंड और कुछ रीम पार्ट, सर्कीस, ये वोल्केनो से रिलेटेड है, इतना याद रख लेना। ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इस स्लाइड रीड कर लेते हैं। पिटॉन डे ला फर्नेस, इट मींस पीक ऑफ द फर्नेस, is one of the world's most active volcano, situated on the Reunion Island, an overseas territory of France in the Indian Ocean east of Madagascar. It is a shield volcano formed by fluid basaltic lava flow with a broad, gently sloping profile formed due to a hotspot beneath the African plate. ठीक है, कौन सी प्लेट इन्वॉल्व है ये याद रखना है आपको। Main summit crater is Dolomio crater located within the large enclosed fog caldera. It is part of Piton, Circus and rim parts of Reunion Island, which is UNESCO World Heritage Site. इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है। पिटॉन डे ला फर्नेस क्या है? एक वॉल्केनो है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये कहां पर है? यूपीएससी सवाल बना देगा कि ये रिंग ऑफ फायर में है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पिटॉन डे ला फर्नेस वॉल्केनो रिंग ऑफ फायर में नहीं है, ये इंडियन ओशन में पड़ता है। इंडियन ओशन में फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है रियूनियन आइलैंड, वहां पड़ता है, मेडागास्कर के ईस्ट में पड़ता है। पिटॉन डे ला फर्नेस रिंग ऑफ फायर में नहीं है, यूपीएससी सवाल बनाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये एक टाइप का शील्ड वॉल्केनो है, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे बसाल्टिक लावा फ्लो होता है। कौन सा लावा फ्लो होता है? बसाल्टिक लावा। कौन सी प्लेट इन्वॉल्व है? अफ्रीकन प्लेट इन्वॉल्व है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट डाल देंगे, ठीक है, पैसिफिक प्लेट डाल देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, अफ्रीकन प्लेट इन्वॉल्व है। और इसके क्रेटर और कैल्डरा का नाम याद रख लो, बहुत है, सफिशिएंट है स्लाइड के लिए। और यूनियन आइलैंड में वॉल्केनो को भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है, ये भी रखना है ध्यान, ठीक है। पिटॉन डे ला फर्नेस फ्रांस का एक वॉल्केनो है जो रियूनियन आइलैंड पे पड़ता है, इंडियन ओशन में पड़ता है, रिंग ऑफ फायर में नहीं पड़ता है। इतना सफिशिएंट है याद रखना यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। अब देखो ये एक देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये देश है जिम्बाब्वे। अगले साल वर्ल्ड कप भी है ना जिम्बाब्वे में, ठीक है। और रवांगे नेशनल पार्क एक है जिम्बाब्वे में, वहां पे 1 लाख हाथी हैं, तो वो भी बहुत फेमस है। टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है जिम्बाब्वे का, इंडिया से काफी सारे लोग घूमने जा रहे हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम अच्छा भी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। वहां से अपने कुछ चीते वीते आने की भी बातचीत चल रही है, तो जिम्बाब्वे जरूरी है। जरूरी तो सारे देश ही हैं। एक बार लैंड बॉर्डर्स देख लेते हैं जिम्बाब्वे की। यहाँ पे भी एक पेज है, बहुत इंटरेस्टिंग सा पेज है।
आप लेफ्ट वाला मैप देखो, लेफ्ट वाले मैप में आप ध्यान से देखो, आपको लग रहा है ना कि नामीबिया बॉर्डर टच कर रहा है जिम्बाब्वे से, पर वो असलियत में नहीं कर रहा है। जी हाँ, ये जो पतला सा स्ट्रिप जैसा लग रहा है ना आपको, नामीबिया इतना पतला सा हो रहा है, इसको कैप्रीवी स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो कैप्रीवी स्ट्रिप जो है वो जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नामीबिया जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करता, कैप्रीवी स्ट्रिप जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो जिम्बाब्वे से कौन बॉर्डर शेयर करता है? जाम्बिया बॉर्डर शेयर करता है, जो इसके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है। इसके ईस्ट में मोजाम्बिक क्यू है, इसके साउथ में साउथ अफ्रीका है, इसके वेस्ट में बोट्सवाना है। ठीक है, एक बार मैप देखो, सिर्फ 4 देश बॉर्डर शेयर करते हैं जिम्बाब्वे से, 5 नहीं करते। नामीबिया जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करता। मैप में दिखता है कि नामीबिया बॉर्डर शेयर करता है मैप से, जिम्बाब्वे से, पर रियल में नामीबिया बॉर्डर शेयर नहीं करता जिम्बाब्वे से। आप मैप देखो, आपको कंफ्यूजन होगा जिंदगी भर में, पर नामीबिया बॉर्डर शेयर नहीं करता जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे का मैप देख लो, इसका कैपिटल है हरारे, इसके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है जाम्बिया, ईस्ट में मोजाम्बिक क्यू, साउथ में साउथ अफ्रीका, वेस्ट में बोट्सवाना। देख लो कैसा लग रहा है जिम्बाब्वे। Zimbabwe land borders. Zimbabwe is a landlocked country in southern Africa bordered by 4 nations. South Africa साउथ में, बोट्सवाना साउथ वेस्ट में, जाम्बिया नॉर्थ में, मोजाम्बिक ईस्ट में। नामीबिया नहीं करता जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर, याद रखना है ये बात। कैप्रीवी स्ट्रिप जो नामीबिया में है, वो भी जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करती, ये भी याद रखना है। नामीबिया कैप्रीवी स्ट्रिप जिम्बाब्वे से बॉर्डर शेयर नहीं करती। जिम्बाब्वे से सिर्फ 4 देश बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जाम्बिया और मोजाम्बिक। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।